स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स लक्ष्मीकांत की पॉलिटी सीरीज अपनी कंटिन्यू है। पिछले अध्याय में हमने चर्चा किया उपराष्ट्रपति के चैप्टर के बारे में और मैंने आपको बताया कि अगला जब हमारा सेशन होगा यानी अगली जब हमारी जो वीडियो आएगी उसमें हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। तो फ्रेंड्स आज मैं जो है उसी श्रृंखला में उपस्थित हूँ फिर से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चंस के साथ। तो हम जो है आज पूरे 15 क्वेश्चन करेंगे और फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आप जो है सभी इस क्वेश्चंस का जो है आंसर सही देंगे। तो फ्रेंड्स जितने भी नए व्यूअर्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट कर दूँ, अगर उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और पास ही के नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर क्लिक कर लें ताकि मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन उनको आसानी से मिल सकेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम चर्चा कर रहे हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन संघ की कार्यपालिका में शामिल नहीं है। यानी मित्रों हमें यह बताना है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो भारत की जो कार्यपालिका है यानी जो संघ की कार्यपालिका है उसमें वो शामिल नहीं है। तो ऑप्शन दे रहा है मंत्रिमंडल, महान्यायवादी, महाधिवक्ता या उपराष्ट्रपति। तो मित्रों आप जो है सोचिए इसका उत्तर क्या होगा। तब तक जो है यानी मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूँ। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपने इसका उत्तर सोच लिया होगा। तो देखिए मित्रों मैंने आपसे जो है जब राष्ट्रपति का चैप्टर पढ़ाया उसमें मैंने जो है शुरुआत में ही शुरू में ही हमने यही चर्चा किया था कि संघ की कार्यपालिका में कौन कौन से शामिल होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इसके अलावा मंत्रिमंडल और भारत का जो महान्यायवादी होता है, ये 5 ऐसे व्यक्ति थे जिसकी मैंने आपसे चर्चा की थी कि ये जो 5 हैं वो संघ की कार्यपालिका में शामिल होते हैं। और मित्रों मैंने आपको जो है यानी अगर यहाँ पे हम देखें तो उसमें हमने महाधिवक्ता की कोई चर्चा नहीं की थी, मंत्रिमंडल की, महान्यायवादी की और उपराष्ट्रपति की भी की। तो अगर शामिल नहीं होने की बात आएगी तो महाधिवक्ता संघ की कार्यपालिका में शामिल नहीं होता। मित्रों ये जो है जो राज्य की कार्यपालिका होती है उसमें वो ये महाधिवक्ता जो होता है वो उसमें शामिल होता है। आप इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे फ्रेंड्स कह रहा है राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यानी जो राष्ट्रपति की निर्वाचन जो प्रणाली होती है उसके बारे में मैंने आपसे जब चर्चा किया उसी के संदर्भ में यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमसे कि कह रहा है राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। यानी जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो क्या संसद के दोनों सदन हैं उनके सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं, या राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं, या फिर राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, या राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। यानी मित्रों राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में हमें जो है आगे क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कि इन कथनों में से कौन सा जो है कथन सही है। यानी हमें सही कथन ढूंढना है। और मित्रों आपके समक्ष जो है ये चारों ऑप्शन मैंने रख दिए हैं कि इन चारों में से कौन सा जो है कथन सही है। आपको इन चारों में से कथन सही बताने। तो फ्रेंड्स हम जो है डिटेल से चर्चा करें तो देखिए मैंने उस समय भी आपको बताया और आज फिर बता रहा हूं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग नहीं लेते। मित्रों सभी सदस्य भाग नहीं लेते। सभी में कौन कौन आ गए मित्रों, उसमें तो फिर मनोनीत सदस्य भी आ गए ना, उसमें निर्वाचित ही नहीं आए। और आपको मैं बता दूं तो केवल और केवल चुने हुए प्रतिनिधि ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। मैंने आपसे जो है उस समय भी चर्चा की थी, आज मैं फिर आपको बता रहा हूँ। आप इस बात को किसी भी तरह याद कर लीजिए, केवल चुने हुए प्रतिनिधि ही राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे, कोई मनोनीत व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से हम देखें तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। आगे हम बात करें राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग नहीं लेते। मित्रों अभी मैंने आपसे चर्चा की कि राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होंगे यानी जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें चुने हुए प्रतिनिधि ही राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। और उसमें मैंने आपको जब भी बताया था कि संसद के दोनों सदनों के चुने हुए प्रतिनिधि और राज्य की विधानसभा के चुने हुए प्रतिनिधि उसमें भाग लेते हैं। तो ये क्या कह रहा है, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते। तो मित्रों ये तो जो है कथन गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे 2 कथन इस समय गलत हो गए हैं। और फ्रेंड्स अगर 2 कथनों से हम आंसर निकालना चाहें तो देखिए अभी मैंने ए और बी को गलत बताया तो ए और बी हमारा गलत हो जाएगा और ए यहाँ भी है तो ए यहाँ भी नहीं आना चाहिए। अब हमारे पास 2 विकल्प बचे। आगे हम चर्चा करें तो देखिए
राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, बिल्कुल ये बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया था कि अनुपातिक समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से जो है, जो एकल संक्रमणीय मत जो सिस्टम है, वरीयता प्रणाली, उसकी मैंने आपसे चर्चा की थी कि राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो प्रत्येक उम्मीदवार को चुना मतदान, जो वोटर होता है यानी जो भी मतदान उसमें देता है, वो 1 2 3 4 हाँ उन प्रत्येक उम्मीदवार के सामने लिखते हैं। ये मैंने आपसे चर्चा की थी और मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, तो ये हमारा कथन सही है। आगे कह रहा है राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। मित्रों ये बात भी बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति का अगर चुनाव होगा, यानी हमें किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद पर खड़ा करना है, तो सबसे पहले तो जो भी व्यक्ति यानी जिस भी व्यक्ति को हमें खड़ा करना है, तो उसके लिए हम जो प्रस्ताव लेकर के आएंगे, तो उन प्रस्ताव पर जो है 50 प्रस्तावकों के द्वारा जो है हस्ताक्षर होना चाहिए और 50 लोग ऐसे होने चाहिए कि उस प्रस्ताव का वो अनुमोदन करने चाहिए। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से कौन इसमें सत्य हैं, तो देखिए जो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर जो डी है वो दोनों इसमें शामिल होंगे, यानी हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपने जो सही किया होगा, और फ्रेंड्स एडवांस लेवल का ये क्वेश्चन था, अगर आपने जो है इसको अच्छे से समझा हो। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है राष्ट्रपति के चुनाव में एक विधायक के मत का मूल्य कैसे निकाला जाता है। यानी मित्रों मैंने आपसे उस समय बताया था कि विधायकों का मतों का मूल्य और संसद के जो सदस्य हैं, यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का, विधायकों का जो लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं यानी जो एमपी होते हैं, उनका मतों का मूल्य कैसे निकाला जाता है, तो उसकी मैंने आपसे उसमें बताया था। तो यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राज्य का जो एक विधायक होता है उसका हम मत का मूल्य कैसे निकालते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। करें राज्य की कुल जनसंख्या में उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के भाग देकर के, यानी राज्य की जितनी भी जनसंख्या है उसमें उस राज्य में कितनी विधानसभा की सीटें हैं, तो क्या उस जो जनसंख्या है उसमें विधानसभा की सीटों का भाग देकर के निकालते हैं, या फिर उस राज्य की जनसंख्या में उस राज्य की जितनी भी विधानसभा की सीटें हैं उसमें जो है राज्य की जनसंख्या में उस सीटों का भाग देकर के और 1000 से हम उसमें भाग देकर के निकालते हैं। यानी राज्य की कुल जनसंख्या में 1000 प्लस उस राज्य की विधानसभा सीटों का, यानी इन दोनों का भाग देकर के हम एक विधायक के मत का मूल्य निकालते हैं, या फिर इन दोनों के माध्यम से निकालते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं इसका उत्तर है। तो फ्रेंड्स इस बात की मैंने आपसे उस समय भी स्पष्ट रूप से चर्चा की थी कि जब भी हम एक विधायक के मत का मूल्य निकालते हैं तो हम क्या करते हैं। मैंने आपको जो है एक फॉर्मूला भी बताया था क्या, कि राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य की विधानसभा की सीटें, यानी राज्य की कुल विधानसभा की सीटें इंटू 1/1000। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से इसका उत्तर जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, यानी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या प्लस 1000 से हम भाग दे करके एक विधायक के मत का मूल्य निकालते हैं, और ये बी हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे अपन बात करें तो कह रहा है उपराष्ट्रपति के पद के लिए किसी व्यक्ति की क्या योग्यताएं होनी चाहिए। यानी मित्रों अगर मान लो आपको अगर उपराष्ट्रपति का पद का चुनाव लड़ना है तो आप में जो है क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उसी की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो पूछ रहा है कि वह भारत का एक नागरिक होना चाहिए, या वह 30 साल की आयु पूरी कर चुका हो, या वह लाभ के पद पर कार्यरत नहीं हो, या वह राज्यसभा की सदस्यता के लिए योग्य होना चाहिए। यानी मित्रों इन चारों योग्यताओं में से कौन सी जो है आपके पास उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए योग्यताएं होनी चाहिए। और आगे फ्रेंड्स पूछा जा रहा है कि उपरोक्त में से कौन से कथन सही है, यानी इन चारों में से हमें सही कथन ढूंढना है। तो फ्रेंड्स अगर आप देखें तो देखिए मैंने उस समय भी आपको बताया, आज फिर बता रहा हूँ, उपराष्ट्रपति अगर चुनाव आपको लड़ना है आपको पहले तो भारत का नागरिक होना पड़ेगा, बिल्कुल ये बिल्कुल सही है, ठीक है। सी की अपन बात करें तो आपको जो है लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए आप जो है योग्य होने चाहिए, यानी आप एक राज्यसभा के सदस्य बनने के लायक होने चाहिए, तभी आप एक उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। आगे हम बात करें तो वह 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। मित्रों ये गलत है। अगर आपको उपराष्ट्रपति का पद का चुनाव लड़ना है तो आपको 35 साल पूरी करनी पड़ेगी पहले, तभी आप उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखें तो जो है सभी तो सही है, लेकिन हमारा बी जो है ऑप्शन गलत है और हमें सही पूछा जा रहा है। तो मित्रों बी जो है इनमें से हम हटा देंगे, यानी बी यहाँ हटा दिया गया, यहाँ भी और यहाँ भी, और इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सी यानी ऑप्शन नंबर जो 3 है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। तो आगे फ्रेंड्स चलें, देखिए आगे क्वेश्चन कहता है भारत में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कितने समय तक रह सकता है। यानी अगर मान लीजिए किसी भी कारण से, यानी या राष्ट्रपति की मृत्यु या निष्कासन या राष्ट्रपति जो है त्यागपत्र दे दे, तो उस समय जो मैंने आपको 5 परिस्थितियां बताई थी, तो क्या अगर उस परिस्थिति में राष्ट्रपति का पद भारत में खाली हो जाए तो
भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वो कितने समय तक राष्ट्रपति के पद पर जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में रह सकता है। मित्रों आप समझ लीजिए इस बात को। तो पूछ रहा है राष्ट्रपति के शेष बचे काम कार्यकाल तक, या 6 माह तक, या इन ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। यानी मित्रों अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो क्या जितना भी समय राष्ट्रपति का बचा था अपना कार्यकाल का, तो क्या उस पूरे कार्यकाल में भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वो राष्ट्रपति के पद पर रहेगा, या फिर केवल और केवल 6 माह तक वो रह सकता है, या फिर इन दोनों में से। तो फ्रेंड्स आप इस बात को बिल्कुल याद रख लीजिए, अगर भारत में राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भारत का उपराष्ट्रपति केवल और केवल अधिकतम और अधिकतम 6 माह तक हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको 6 माह तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में रख सकते हो। उसके बाद तो आपको राष्ट्रपति का चुनाव करवाना ही होगा, कोई सी भी परिस्थिति चाहे भारत में क्यों न बन जाए, ये यहाँ पे कहना चाह रहा है। आगे मित्रों अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति नहीं है। यानी मित्रों कौन सी शक्ति राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति में शामिल नहीं की जाती। और मैंने आपको मित्रों जो है स्पष्ट रूप से और एक डिटेल से मैंने आपको जो है सारी शक्तियां राष्ट्रपति की बताई थी, चाहे विधायी हो, कार्यकारी हो, या कूटनीतिक हो, सैन्य शक्तियाँ हों, या फिर जो है मैंने आपको समाधान की जो शक्तियाँ थी वो सभी मैंने आपको करवा दी थी। तो अगर आपने उन लेक्चर्स नहीं देखे तो मित्रों एक बार जो है मैं आपसे फिर विनती कर रहा हूँ, आप उन लेक्चर्स को जरूर देखिए। आप विश्वास नहीं करोगे, एक एक शब्द के बारे में मैंने आपको जो इतनी डिटेल से समझाया है कि शायद ही आपको जो है ऐसी वीडियो कहीं देखने को मिलेगी। आगे फ्रेंड्स अब हम बात कर रहे हैं तो कौन सी शक्ति कार्यकारी शक्ति में नहीं गिनी जाती। कह रहा है वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है, या फिर वह 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है, या भारत सरकार के सभी शासन संबंधी काम उसी के नाम पर किए जाते हैं, या वह राज्यपालों की नियुक्ति करता है। यानी मित्रों इन चारों में से कौन सी, यानी इन चारों में से कौन सा ऐसा कथन है जो राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति में शामिल नहीं किया जाता। तो मित्रों अगर अपन बात करें तो देखिए कार्यकारी शक्तियों के बारे में मैंने आपको बताया था, और देखिए वह कह रहा है वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। मित्रों बिल्कुल यह सही बात है, और यह जो शक्ति उसकी राष्ट्रपति की जो है वो कार्यकारी शक्ति में बिल्कुल गिनी जाती है। यानी यह शक्ति राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति में गिनी जाती है, ये बात हमारी सही है। आगे हम बात करें भारत सरकार के सभी शासन संबंधी काम राष्ट्रपति के नाम पर किया जाता है, बिल्कुल ये भी सही है, और यह राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति भी है। राज्यपालों की नियुक्ति करता है, और इसके अलावा मैंने आपको जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, या जो केग है, या यूपीएससी का अध्यक्ष है, अन्य जो है पदों के बारे में बताया था उसमें कि बहुत से पदों पर राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। तो वो जो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है वो राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत ही गिनी जाती है। तो ये भी हमारा सही होगा। और फ्रेंड्स अगर अपन बात करें ऑप्शन नंबर बी की, वह प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है। मित्रों ये शक्ति राष्ट्रपति की है, बिल्कुल इसमें कोई बेशक यानी इसमें कोई गलत नहीं है कि राष्ट्रपति को ये शक्ति हमने दी है। लेकिन मित्रों ये जो शक्ति है ये शक्ति जो है राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति में नहीं शामिल आती। ये तो उसकी जो है जो वित्तीय शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति की, जो वित्तीय शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास है कि जो है वो वित्त आयोग का गठन कर सकता है, या जो है वो धन विधेयक जो होगा उसको पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। तो वित्तीय शक्तियों में आती है, ये कार्यकारी शक्तियों में नहीं आती। इस कारण से मित्रों इसका आंसर जो है ये होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आप सभी व्यूअर्स इसका आंसर जो है सही दे रहे होंगे। आगे फ्रेंड्स अब हम बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति के बारे में कौन सा कथन सही है। यानी राष्ट्रपति को जो हमने समाधान की शक्ति दी है अनुच्छेद 72 के अंतर्गत, तो उसके अंतर्गत जो है राष्ट्रपति के संबंध में शक्ति के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा इनमें से सही है। कह रहा है राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय के द्वारा दी गई सजा को माफ नहीं कर सकता। यानी मित्रों क्या राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय अगर कोई किसी व्यक्ति को जो है कोई सजा दे दे तो क्या राष्ट्रपति उसको माफ नहीं कर सकता, या संविधान के अनुच्छेद 161 में राष्ट्रपति के समाधान के बारे में चर्चा की गई है, या फिर दया याचना करने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति से मौखिक सुनवाई का अधिकार है, या राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा को माफ कर सकता है। यानी मित्रों इन चारों ऑप्शंस में से हमें यह देखना है कि कौन सा इनमें से जो है सही कथन है। एक बार मित्रों आप जो है एक बार फिर से देख लीजिए, राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय के द्वारा दी गई सजा को माफ नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स मैंने आपको जो है उस समय बताया था कि भारत में चाहे कोई सा भी न्यायालय कौन क्यों ना हो, अगर वो न्यायालय किसी व्यक्ति को सजा दे देता है तो राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो उस व्यक्ति की सजा को माफ़ कर सकता है। चाहे कोई सी भी न्यायालय ही क्यों ना हो, कोई सी भी संस्था जो है अगर किसी व्यक्ति को सजा दे दे तो राष्ट्रपति भारत का उसकी सजा को माफ़ कर सकता है। आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो इस प्रकार से ये जो है कथन वो हमारा गलत है, यानी राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय के द्वारा दी गई सजा को माफ़ नहीं कर सकता, ये हमारा कथन गलत है। आगे अपन बात करें संविधान के अनुच्छेद 161 में राष्ट्रपति के समाधान के बारे में चर्चा की गई है। मित्रों ये भी गलत है। अभी अभी मैंने आपसे चर्चा की थी, कब
कि पिछले ही क्वेश्चन में मैंने आपसे चर्चा की थी कि जो है राष्ट्रपति जो है उसको हमने समाधान की शक्ति दी है संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत। तो 161 में तो जो है मित्रों राज्यपाल को हमने समाधान की शक्ति दी है। ये तो इस प्रकार से गलत हो जाता है, इस प्रकार से ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। आगे अपन बात करें तो देखिए आगे का जो ऑप्शन है वो कह रहा है कि दया याचना करने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति से मौखिक सुनवाई का अधिकार है। मित्रों ये भी गलत है। दया याचना अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को जो है सजा दे दी गई और वह व्यक्ति चाहे कि मैं राष्ट्रपति से माफी मांग लूं, तो अगर वो कहना चाहे कि मैं राष्ट्रपति के जो है जाकर के सामने और फेस टू फेस वहाँ से बात करूंगा राष्ट्रपति से और कहूँगा कि राष्ट्रपति जी मुझे माफ़ कर दीजिए, तो मित्रों ऐसा जो है हमने प्रावधान नहीं किया है। अगर आप मान लीजिए जो है अगर आप जो है सज़ा माफ़ करवाना चाहते हो तो आप जो है लिखित रूप में ही राष्ट्रपति को कोई पिटीशन दायर कर सकते हो और तब ही आपको जो है राष्ट्रपति माफ़ कर सकते हैं। तो मित्रों ये भी गलत है कि राष्ट्रपति से हम जो है जाकर के मौखिक सुनवाई नहीं कर सकते। और आगे कह रहा है राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा को माफ़ कर सकता है। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है मित्रों। राष्ट्रपति भारत में अगर किसी व्यक्ति को यानी अगर कोई न्यायालय ने भारत में किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा दे दी तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति उसकी फांसी की सज़ा को माफ़ कर सकता है। और मित्रों मैंने आपको जो है उस समय भी बताया था और आज फिर मैं बता रहा हूँ कि जब निर्भया केस आया 2012 में और जब उनको निर्भया के जो दोषी थे 4 उनको जब फांसी देने की सज़ा आई तो यानी फांसी देने की जब बात आई उनको तो फांसी की सज़ा तो उनको दे दी गई थी पहले ही, लेकिन मित्रों उन्होंने जो है क्या किया था कि जो है राष्ट्रपति के समक्ष जो पिटीशन दायर की, फिर पिटीशन जब राष्ट्रपति ने खारिज कर दी उसके बाद जो है फिर से उन्होंने क्यूरेटिव पिटीशन डाली कि हमें जो है किसी न किसी तरीके से जो फांसी की सज़ा हमें दी गई है वो हमारी माफ़ कर दी जाए। लेकिन मित्रों आपको मैं बता दूं राष्ट्रपति जी ने उनकी सज़ा को माफ़ नहीं किया था और फिर आगे जा करके उनको चारों को फांसी दी गई थी। आपको मित्रों अगर याद हो तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको जो है यहाँ पे करंट से भी जोड़ के बताया। आगे हम बात करेंगे तो फ्रेंड्स हाँ इसका उत्तर जो है मैंने डी बता दिया है। आगे अपन बात करें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में उपराष्ट्रपति का पद किसकी तर्ज पर बनाया, यानी हमने जो उपराष्ट्रपति का पद भारत में बनाया वो हमने कहाँ से लिया, क्या हमने कनाडा से लिया, ब्रिटेन से लिया या अमेरिका से, या हमने इनमें से कोई से भी नहीं लिया। तो फ्रेंड्स उस समय भी मैंने आपसे चर्चा की कि जब हमने भारत में राष्ट्रपति का पद बनाया तो उस राष्ट्रपति के पद को हमने लिया कहाँ से, हमने लिया अमेरिका के मॉडल से, हमने कोई कनाडा के मॉडल से नहीं लिया, या हमने ना ही ब्रिटिश मॉडल से लिया। ब्रिटिश से तो हमने जो है संसद की संप्रभुता ली थी, आपको अगर पता हो तो। ठीक है मित्रों, तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिकी मॉडल से हमने जो है उपराष्ट्रपति का पद लिया है भारत में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आगे अपन बात करें अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है और अगला क्वेश्चन फिर एडवांस लेवल का कि निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। राष्ट्रपति को संविधान का उल्लंघन करने के आधार पर महाभियोग चलाकर पद से हटाया जा सकता है, यानी क्या हम राष्ट्रपति को महाभियोग के माध्यम से हटा सकते हैं और क्या आधार पर, संविधान के उल्लंघन के आधार पर। आगे कह रहा है राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही ला सकते हैं, क्या हम राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग में लाना है तो क्या हम केवल और केवल लोकसभा में ही उसके प्रस्ताव को ला सकते हैं, या फिर महाभियोग की प्रक्रिया संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, यानी जो महाभियोग संसद चलाती है राष्ट्रपति के ऊपर, तो क्या यह प्रक्रिया एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, या राष्ट्रपति के महाभियोग की चर्चा हमने संविधान के अनुच्छेद 55 में की है। तो मित्रों इनमें से जो है हमें गलत कथन ढूंढना है, यानी निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो फ्रेंड्स देखिए फिर मैं आपसे डिटेल से चर्चा कर रहा हूँ। तो देखिए राष्ट्रपति को संविधान का उल्लंघन करने के आधार पर महाभियोग चलाकर हम उसको पद से हटा सकते हैं। बिल्कुल मित्रों ये बहुत सही आंसर है कि जो है संविधान का अगर राष्ट्रपति उल्लंघन कर दे तो उस उल्लंघन के आधार पर हम राष्ट्रपति को जो है महाभियोग चला करके हम उसको उसके पद से हटा सकते हैं। तो ये हमारा सही है और हमें ढूंढना है मित्रों गलत। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव केवल लोकसभा में ला सकते हैं, ये भी गलत है मित्रों। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव आप संसद के किसी भी सदन में ला सकते हैं और केवल संसद के ही सदन में ला सकते हैं। आप जो है किसी भी विधानसभा या विधान परिषद के जो है सदन में नहीं ला सकते मित्रों, इस बात को आप याद रख लीजिएगा। आप अगर राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं तो आप लोकसभा हो या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो लेकर के आ सकते हैं। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन गलत हो गया। आगे अपन बात करें महाभियोग की प्रक्रिया संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। बिल्कुल मित्रों ये बिल्कुल सही बात है, यानी अर्ध न्यायिक का मतलब होता है कि जो संसद यानी संसद को ये शक्ति है कि वो जो है न्याय कर रही है न्यायपालिका की जैसे, लेकिन न्यायपालिका की जैसे कर रही है, न्यायपालिका जैसे करती है वैसे नहीं करती। ठीक है मित्रों, इन दोनों में आप मतलब समझिए कि महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो संसद की एक न्यायिक प्रक्रिया, यानी संसद यहाँ पे न्याय कर रही है, हटा रही है उसको न्यायपालिका की जैसे न्याय दे रही है यहाँ पे जो है राष्ट्रपति को हटाने के लिए। तो इसी प्रकार से ये हमारा सही है। और आगे कह रहा है राष्ट्रपति के महाभियोग की चर्चा हमने अनुच्छेद 55 में की। मित्रों ये गलत है, मैंने उस समय भी आपको बताया था, आज फिर बता रहा हूँ। राष्ट्रपति के महाभियोग की चर्चा हमने संविधान के अनुच्छेद 61 में की है, ना कि 55 में।
ठीक है मित्रों, इनमें से अगर हम देखें तो कौन सा कथन यहाँ गलत है, तो देखिए हमारा जो है केवल और केवल ऑप्शन नंबर, एक तो हमारा ऑप्शन नंबर एक सही निकला, ठीक है, और एक हमारा निकला ऑप्शन नंबर 3, यानी ये तो सही है, यानी ये गलत नहीं है। तो इसका मतलब 2 और 4 गलत हैं, तो जिसमें भी 2 और 4 ऑप्शन हैं वो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। यानी मित्रों इसका आंसर जो है ये होगा, यानी 2 कथन और 4 कथन इन का आंसर है, यानी 2 और 4 कथन जो है गलत कथन है। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आगे फ्रेंड्स अब हम बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन यानी 10वें क्वेश्चन की ओर। फिर वही जो है एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति पर महाभियोग चलाकर उसे पद से हटा सकते हैं, या उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संविधान में कोई आधार नहीं है, या उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं, या उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। तो मित्रों ये 4 कथन है, इन पर जो है हमने विचार किया, और आगे 5वां कथन भी दे रहे हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुलझाया जाता है। तो फ्रेंड्स हमें जो है इसमें सही कथन ढूंढना है, यानी इनमें से जो है कौन सा कथन सही है। तो मित्रों 5वें कथन की मैं सबसे पहले चर्चा कर रहा हूँ। तो कह रहा है उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुलझाया जाता है। मित्रों बिल्कुल यह सही बात है। अगर मान लो कोई भी विवाद, और उपराष्ट्रपति ही क्यों ना हो, राष्ट्रपति का भी अगर चुनाव का विवाद अगर कोई उत्पन्न हो जाता है तो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ही उस विवाद को सुलझा सकता है, ना कि हाई कोर्ट या अन्य कोई जो है अधीनस्थ न्यायालय होते हैं वो नहीं सुलझा सकते। केवल और सुप्रीम कोर्ट ही उसके विवाद को सुलझा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर 5 है वो हमारा सही हो जाएगा। आगे चौथे ऑप्शन की मैं बात करूं, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। तो फ्रेंड्स देखिए ऐसी किसी भी प्रावधान की हमने कोई चर्चा नहीं की, उपराष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करेगा। अनुच्छेद 123 में तो हमने राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया है कि आप जो है किसी भी विकट परिस्थिति में या संकटकालीन परिस्थिति में आप भारत में अध्यादेश जारी कर सकते हो। इसका मतलब यह हमारा ऑप्शन गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे मैं चर्चा करूँ, उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। मित्रों ये बात बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति का जब हम चुनाव करते हैं तो संसद का जो निर्वाचित सदस्य होते हैं और मनोनीत दोनों उसमें भाग लेते हैं। और मित्रों मैंने आपको उस समय भी बताया था कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के भाग जो है सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वो मनोनीत हो या निर्वाचित दोनों। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हमारा सही है। आगे अपन बात करें, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संविधान में कोई आधार नहीं है। बिल्कुल मित्रों ये बिल्कुल बात सही है। उपराष्ट्रपति को संविधान में हटाने के लिए हमने कोई आधार नहीं दिया है। जिस प्रकार से राष्ट्रपति को हम संविधान के उल्लंघन के आधार पर हटा सकते हैं, उस प्रकार से उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संविधान ने कोई आधार नहीं दिया है। और आगे कह रहा है उपराष्ट्रपति पर महाभियोग चला करके हम उसको पद से हटा सकते हैं। मित्रों ये बात बिल्कुल गलत है। हमें जो है किसी भी प्रकार से जो है उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कोई महाभियोग की आवश्यकता नहीं है। मैंने उस समय भी बताया था कि हमें अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो राज्यसभा एक संकल्प प्रस्ताव लाएगी और उस प्रस्ताव के माध्यम से हम जो है उसको उपराष्ट्रपति के पद से हटा सकते हैं। तो फ्रेंड्स जो इस प्रकार से हमारा जो है यहाँ पे अगर अपन देखें तो ऑप्शन जो कितने सही हुए, तो देखिए दूसरा, तीसरा और इसके साथ ही मैंने 5वां ऑप्शन भी आपको सही बताया। तो 5 यानी 2, 3 और 5 सही ऑप्शन है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर है। आगे फ्रेंड्स मैं बात कर रहा हूँ अगले क्वेश्चन की ओर, 11वें की ओर। फ्रेंड्स आप जो है अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना कि कैसे और कितने आपने क्वेश्चन सही किए, कैसे आपके क्वेश्चन लगे। तो मित्रों आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर देना। आगे मैं 11वें क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ कि 11वां क्वेश्चन कह रहा है भारत के राष्ट्रपति के पास विधेयकों के संबंध में कितनी वीटो शक्तियाँ, यानी हमने भारत के राष्ट्रपति को कितनी वीटो शक्तियाँ दी है विधेयकों के मामले में। क्या हमने 2 दी है, या 3 या 4 दी है, या हमने 5 उनको वीटो शक्तियाँ प्रदान की है। तो मित्रों उस समय मैंने आपसे चर्चा की और आज मैं बता रहा हूँ कि राष्ट्रपति को हमने जो है केवल और केवल 3 वीटो शक्तियाँ दी है। कौन कौन सी? अत्यांतिक वीटो, देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अत्यांतिक वीटो एक दी है हमने, निलंबनकारी वीटो एक, और तीसरी हमने दी थी पॉकेट वीटो। ठीक है, 3 हमने जो उनको शक्तियाँ दी थी। और मैंने एक शक्ति की बात आपसे जो है अलग से की थी, कौन सी? विशेषित वीटो की भी मैंने उस समय बात की थी कि विशेषित वीटो जो होता है वो अमेरिका के राष्ट्रपति के पास होता है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं होता है। इस प्रकार से मित्रों इसका जो है सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। हमने राष्ट्रपति को 3 ही वीटो शक्तियाँ भारत में दी है। आगे फ्रेंड्स फिर एडवांस लेवल का क्वेश्चन, वैसे तो क्वेश्चन सभी जो है एक उच्च लेवल के मैंने बनाए हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के मैंने जो है क्वेश्चन आपके समक्ष रखे हैं। तो अगर हम 12वें क्वेश्चन की बात करें तो हमें 12वें क्वेश्चन में ढूंढना है कि कौन सा यहाँ गलत कथन होगा। कह रहे हैं अत्यांतिक वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति सामान्यतः गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों के संबंध में करता है।
दूसरा ऑप्शन कह रहा है राष्ट्रपति की निलंबनकारी वीटो को किसी विधेयक को साधारण बहुमत से पुनः पारित करके निरस्त किया जा सकता है। आगे ऑप्शन दे रहे हैं राष्ट्रपति धन विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते, या भारत का राष्ट्रपति विशेषित वीटो शक्ति का प्रयोग करता है। यानी मित्रों इनमें से हमें जो है गलत कथन को ढूंढना है। तो एक बार आप फिर से ऑप्शन देख लीजिए और मैं आपको जो है विस्तृत रूप से यहाँ चर्चा भी कर रहा हूँ। देखिए कह रहे हैं अत्याधिक वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति सामान्यतः गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों के संबंध में करता है। बिल्कुल मित्रों यह बात बिल्कुल सही है। मैंने उस समय आपसे चर्चा की कि अत्याधिक वीटो का मैंने शब्द ही मतलब समझाया था उस समय। अत्याधिक का मतलब जो है वहाँ पे विधेयक का जो राष्ट्रपति अंत कर रहे हैं, और कैसे कि जो विधेयक है उस विधेयक को जो है वो अपने पास रख लेते हैं और रख करके इस प्रकार से वो विधेयक समाप्त हो जाता है। और मैंने वहाँ ये भी बताया था कि ऐसा राष्ट्रपति जो है कौन सी परिस्थिति में करते हैं। तो उसमें मैंने आपको दो परिस्थिति बताई थी कि मान लीजिए कोई गैर सरकारी सदस्य है, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो मंत्री नहीं है लेकिन लोकसभा का या राज्यसभा का सदस्य है, और वो जो है एक विधेयक बिल लेकर के आता है, तो उस बिल के मामले में राष्ट्रपति जो है सामान्यतः ऐसा करते हैं कि उस बिल को अपने पास रख लेते हैं और उसको कानून बनने नहीं देते। ठीक है। और दूसरी परिस्थिति मैंने उस समय आपको बताई थी कि अगर मान लो कि ऐसा हो जाए कि मान लो लोकसभा जो है कोई बिल लेकर के आई थी और जो है लोकसभा ने उस बिल को पास भी कर दिया था, लेकिन उसी परिस्थिति में क्या हुआ कि वो बिल जो था जो लोकसभा थी वो जो है भंग हो गई, यानी विघटित हो गई, और नई लोकसभा जो गठित हुई उस लोकसभा ने राष्ट्रपति को ये कहा कि आप जो है इस बिल को पास मत करिए। तो इन दो परिस्थितियों में राष्ट्रपति जो है अत्यंतिक वीटो का वहाँ प्रयोग कर रहे थे। मित्रों विस्तृत रूप में मैंने आपसे जो है डिटेल पे मैंने आपको यहाँ समझाने की कोशिश की। आशा करता हूँ आपको जो है ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आगे अपन बात करें कि राष्ट्रपति की निलंबनकारी वीटो को किसी विधेयक को साधारण बहुमत से पुनः पारित करके निरस्त किया जा सकता है। मित्रों ये बात भी बिल्कुल सही है, और उस समय भी मैंने आपको बताया था। जितने भी यहाँ पे नए व्यूअर्स हैं प्लीज़, जितनी भी मैंने वीटो शक्तियों के बारे में यानी वीटो शक्तियों के बारे में मैंने एक लेक्चर डाला, तो उस लेक्चर को आप जो है जरूर से देख लीजिए। और वीटो शक्तियाँ ही क्यों ना, सभी पूरा जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो लेक्चर है, और जितने भी मैंने अभी तक यूट्यूब पे जो है आपके समक्ष लेक्चर रखे हैं जो लक्ष्मीकांत की पॉलिटी है, मित्रों आप विश्वास इस बात का करिए कि लक्ष्मीकांत की जो बुक है आप अगर उसको जो है पढ़ लें कि जो बुक में कौन कौन से प्रावधान किए भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में, तो मित्रों इस बात का मैं आपको गारंटी देता हूं, यानी 100 क्या मैं आपको 200% गारंटी दे सकता हूं कि आप जो है फिर जो है जीवन में कभी भी पॉलिटी के बारे में जो है किसी भी प्रकार का समस्या नहीं उठाएंगे। और मित्रों मेरी ही बात कर लो, मैंने जो है कम से कम 30 बार तो उस बुक को पढ़ा है, और तब जा करके मैं आज जो है आपको उस बुक को पढ़ा रहा हूँ। आप इस बात का विश्वास नहीं करेंगे। और आप मित्रों ये समझ लीजिए एक एक प्रावधान और एक एक जो बात होती है ना वो दिमाग में ऐसे फिट हो जाती है उसको पढ़ने से, और बार बार आप अगर रिवीजन करोगे ना तो ऐसा समझ लीजिए कि पॉलिटी में तो आप जो है महारतें हासिल कर ही लोगे। तो मित्रों हाँ हम चर्चा कर रहे थे राष्ट्रपति की निलंबनकारी वीटो को किसी विधेयक को साधारण बहुमत से पुनः पारित करके निरस्त किया जा सकता है। मित्रों ये बिल्कुल सही है। क्या होता है कि अगर मान लो कि ऐसा हो जाए, मान लीजिए क्या किया कि लोकसभा ने जो है एक बिल लाया और बिल को जो है लोकसभा ने पारित किया, और पारित करने के बाद राज्यसभा ने पारित कर दिया, और जब वो बिल पहुंचा राष्ट्रपति के पास साइन होने के लिए, तो राष्ट्रपति जी ने क्या किया कि उस बिल को जो है जो वापस जो है राष्ट्रपति ने उस बिल को वापस भेज दिया। किसको? लोकसभा को। क्या कहा कि आप जो है इस बिल पर भैया एक बार पुनः विचार कर लो कि क्या आपने जो बिल लाया है ये सही है या गलत है। तो फिर क्या हुआ कि जो लोकसभा थी उस लोकसभा ने क्या किया, उस बिल को जो है या तो उसमें कोई संशोधन कर दिया, या बिना संशोधन के ही जब उसको भेजा राष्ट्रपति के पास, तो फिर उस परिस्थिति में जो शक्ति राष्ट्रपति के पास निलंबनकारी वीटो की है, निलंबन का मतलब मैंने उस समय भी बताया था, निलंबन का मतलब होता है देरी करना, यानी राष्ट्रपति जो है यहाँ देरी कर रहे हैं बिल को पास करने के लिए। तो उस परिस्थिति में फिर राष्ट्रपति जो है उस बिल को वापस पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते। अब तो राष्ट्रपति जी को उस बिल पर साइन करना ही होगा। ठीक है मित्रों, तो ये दोनों हमारे ऑप्शन सही हो जाते हैं। तीसरे की अगर अपन बात करें, राष्ट्रपति धन विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। मित्रों इस बात की बिल्कुल सही है, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति जो होता है धन विधेयक कौन से संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत हम धन विधेयक की चर्चा करते हैं, और वैसे विस्तृत रूप में मैं जो है संसद के टॉपिक में जो है इससे आपके समक्ष चर्चा करूंगा, लेकिन मैं आपको संक्षेप में बता दूं कि अनुच्छेद 110 में हम संसद यानी धन विधेयक के बारे में चर्चा करते हैं, और राष्ट्रपति जो होते हैं वो धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते, वो चाहे रख सकते हैं, यानी राष्ट्रपति उस धन विधेयक को अपने पास रख सकते हैं और अस्वीकृत भी कर सकते हैं, लेकिन उसको पुनर्विचार के लिए वो नहीं लौटा सकते। ठीक है मित्रों, तो ये सही है। और आगे अपन बात करें तो भारत का राष्ट्रपति विशेषित वीटो शक्ति का प्रयोग करता है। मित्रों अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपसे चर्चा किया था कि राष्ट्रपति को हमने जो है केवल 3 ही वीटो शक्तियां दी है, फिर चौथी वीटो शक्ति तो हमने दी ही नहीं, विशेषित वीटो। तो इस प्रकार से ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये हमारा गलत हो जाता है, और हमें जो है गलत ऑप्शन ही ढूंढना था। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स हम बात करेंगे
संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। और मित्रों अभी अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपसे चर्चा किया था कि जो जब उपराष्ट्रपति का संदर्भ आया कि क्या उपराष्ट्रपति भी भारत में अध्यादेश जारी करते हैं, तो तब मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 123 के तहत तो भैया हमने राष्ट्रपति को अधिकार दिया है अध्यादेश जारी करने के लिए कि ऐसी कोई संकट की परिस्थिति भारत में आ जाए कि उस समय जो है अति आवश्यक है भारत में कानून बनाना और संसद उस समय काम नहीं कर रही है, तो उस परिस्थिति में जो है राष्ट्रपति को हमने अधिकार दिया 123 के तहत आप जो है अब भारत में अध्यादेश जारी कर सकते हो। तो मित्रों इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 123। और अनुच्छेद 143 की मैं संक्षेप में बता दूं, इस अनुच्छेद 143 में हमने जो है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का, यानी राष्ट्रपति अगर मान लीजिए सलाह लेना चाहें तो सुप्रीम कोर्ट से वो सलाह ले सकते हैं अनुच्छेद 143 के तहत। 72 की मैं बात करूं तो हमने 72 के तहत राष्ट्रपति को जो है समाधान की शक्ति दी है। ठीक है, अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति को जो है यह अधिकार होता है कि कोई बिल उसके समक्ष लेकर के आया जा रहा है, तो उस बिल के समक्ष जब भारत में यानी कोई बिल भारत में राष्ट्रपति को जो है दिया जा रहा है पास करने के लिए, तो उस परिस्थिति में राष्ट्रपति के पास कौन कौन से ऑप्शन होते हैं उन सभी की बात अनुच्छेद 111 में हम करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे अपन अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। तो 14वां क्वेश्चन हमारा आप पहुंचा, कह रहे हैं अध्यादेश उस समय भी जारी किया जा सकता है जब संसद का एक सदन सत्र में हो। ठीक है, आगे कहते हैं राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, यानी राष्ट्रपति की क्या अध्यादेश जारी जो करता है उसकी क्या हम न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। राष्ट्रपति अध्यादेश मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही जारी करता है और अध्यादेश उन्हीं मुद्दों पर लाया जाता है जिन पर संसद कानून बना सकती है। तो फिर मित्रों ये हमारे 4 ऑप्शन थे और हमें यह ढूंढना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है, यानी मित्रों हमें इसमें गलत कथन ढूंढना है। तो फ्रेंड्स अब हम चर्चा कर रहे हैं ऑप्शन पर विस्तृत रूप से। देखिए पहले ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूं, अध्यादेश उस समय भी जारी किया जा सकता है जब संसद का एक सदन सत्र में। बिल्कुल मित्रों यह सही बात है, क्योंकि जो कानून बनता है तो कानून तो दोनों सदनों के, यानी कानून तो जब दोनों सदन होते हैं तभी बनता है ना। इस कारण से जो है अध्यादेश तो हम जो है एक सदन अगर सत्र में चल रहा हो तब भी हम अध्यादेश जारी कर सकते हैं संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत। ठीक है मित्रों, ये हमारा सही है और हमें जो है ऑप्शन में यहाँ ढूंढना था कि हमें गलत कथन ढूंढना है, तो ये तो हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे अपन बात करें राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। मित्रों ये भी सही है बिल्कुल। अगर राष्ट्रपति मान लीजिए अध्यादेश जारी कर रहा है और न्यायपालिका ये चाहे कि मैं इस अध्यादेश की, यानी राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी कर दिया तो क्या उसने जो है अपनी मनमर्जी से किया है या फिर जो है कोई राजनीतिक उद्देश्य था राष्ट्रपति का, तो उसकी अगर जो न्यायपालिका है वो अगर जांच करना चाहे तो भारत में उसकी जांच कर सकती है। यही बात यहाँ पे कही जा रही है, न्यायिक समीक्षा का मतलब यही होता है। और मित्रों विस्तृत रूप में हम जो है आगे के अध्याय में न्यायिक समीक्षा के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन संक्षेप में मैंने आपसे यहाँ चर्चा कर दी। ठीक है, आगे अपन बात करें तो यानी कि ये भी हमारा सही है और हमें जो है यहाँ पे गलत ऑप्शन ढूंढना है। ठीक है, राष्ट्रपति अध्यादेश मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही जारी करता है। मित्रों ये बात भी बिल्कुल सही है। जो केंद्रीय कैबिनेट होती है, और कैबिनेट के बारे में मैंने आपसे अगर मैं चर्चा करूँ तो भारत के जितने भी महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं, यानी जिन मंत्रियों के पास हमने जो है मेन मंत्रालय उनको दे दिए तो वो जो है भैया कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री या वित्त मंत्री या गृह मंत्री, ये सभी जो मंत्री होते हैं ये जो है कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं और इनसे बनकर ही कैबिनेट बनती है। तो इसी की बात यहाँ पे की जा रही है कि जो भारत का राष्ट्रपति है वो कैबिनेट की सिफारिश पर ही अध्यादेश जारी करता है। बिल्कुल सही है, और कैबिनेट की सिफारिश पर ही हो वह अध्यादेश को वापस लेता है। मित्रों आप इस बात को याद रख लीजिए। ठीक है, तो ये भी हमारा सही है। लेकिन अगर अपन आगे बात करें, अध्यादेश उन्हीं मुद्दों पर लाया जाता है कि जिन पर संसद कानून बना सकती है। कह रहा है अध्यादेश उन्हीं मुद्दों पर लाया जाएगा जिन पर संसद कानून बना सकती है। मित्रों ये बात बिल्कुल सही है कि जिन मुद्दों पर और जिन विषयों पर संसद कानून बना सकती है उस ही विषयों पर आप जो है भैया अध्यादेश ला सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि आप जो है ऐसे यानी कि अगर मानो आप चाहें कि मैं राज्य सूची पर जो है अध्यादेश ला दूँ तो आप जो है उस परिस्थिति में राज्य सूची पर अध्यादेश नहीं ला सकते। ठीक है मित्रों, तो ये चारों ऑप्शन जो है वो सही है और हमें गलत ऑप्शन यहाँ ढूंढना है। तो अगर अपन देखें ऑप्शन कह रहे हैं केवल ए गलत है या ए और डी गलत है या ए बी सी गलत है या कोई नहीं, तो मित्रों इसमें तो सारे ऑप्शन सही थे, तो इसमें इसका मतलब जो है कोई नहीं इसका उत्तर हो गया, यानी कोई भी इसमें जो है गलत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारा अंतिम क्वेश्चन है, कह रहे हैं राष्ट्रपति के पास कितनी समाधान की शक्तियाँ, यानी मित्रों राष्ट्रपति जी को हमने कितनी समाधान की शक्तियाँ दी है, यानी कितने प्रकार से वो किसी व्यक्ति की सज़ा को जो है कम कर सकते हैं या माफ़ कर सकते हैं। कह रहे हैं 4 प्रकार से,
2 प्रकार से या 1 प्रकार से या 5 प्रकार से। और मित्रों उस समय भी मैंने आपसे जो चर्चा की और आज मैं फिर एक बार 2-3 बार तो मैंने आपसे अभी चर्चा कर चुका हूँ कि हमने संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को समाधान की शक्तियाँ दी है। और अगर मैं विस्तृत रूप से कहना चाहूँ तो हमने राष्ट्रपति को 5 प्रकार से समाधान की शक्तियाँ दी हैं। यानी राष्ट्रपति अगर चाहे तो 5 प्रकार से किसी व्यक्ति की सज़ा को कम कर सकता है या माफ़ कर सकता है। कौन कौन सी है मैं आपसे जो है एक बार फिर से चर्चा कर रहा हूँ और मैं लिख रहा हूँ। देखिए पहली अपन बात करें तो पहली करा है, देखिए पहली यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो पहली है क्षमा, दूसरी है लघुकरण, पहली है क्षमा, दूसरी है लघुकरण, तीसरी है विराम, चौथी है प्रविलंबन और पांचवी है परिहार। और मित्रों विस्तृत रूप से तो मैंने आपसे जो है समाधान की शक्ति में जो है चर्चा कर ली थी। अगर जितने भी नए व्यूअर्स हैं वो जो है आसानी से उस लेक्चर को जा करके और विस्तृत रूप में इनके बारे में जान सकते हैं। यानी मित्रों 5 प्रकार से भारत का राष्ट्रपति चाहे तो सजा को किसी व्यक्ति की कम कर सकता है या माफ़ कर सकता है। ठीक है मित्रों, तो ये हमारे जो है 15 क्वेश्चन आज हमने चर्चा में लिए कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित जो है मैंने आपके समक्ष बहुत ही उच्च लेवल के क्वेश्चन मैंने आपके समक्ष रखे हैं। और आपको जो है ये क्वेश्चन कैसे लगे, कितनी आपको जो है समझ विकसित हुई और जो है कौन कौन से आपने क्वेश्चन गलत किए, इन सभी की प्रतिक्रिया आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और मित्रों आपसे मैं फिर कह रहा हूँ जो है हमें जो है किसी भी परिस्थिति में पॉलिटी को पढ़ना है। हमें तो भैया अगर नौकरी लेनी है तो हमें तो पढ़ना ही होगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो फ्रेंड्स अब हम मिलेंगे नए वीडियो में और हमारा नया अध्याय शुरू होगा। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। और फ्रेंड्स अगर जितने भी नए व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी जो है आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। वरना जो है देखने से तो आपका जो है कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे तो आपको जो है फिर पॉलिटी जो है पढ़ने में फिर वापस दिक्कत आएगी। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।